हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10 में। देखिए दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने जो सूक्ष्म जीवों का महत्व है, तो हमने घरेलू उत्पादों में जो सूक्ष्म जीवों का महत्व है हमने उसको देख लिया था। देखिए आज की इस वीडियो में हम औषधि उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का महत्व देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो भी यूजेस हैं किसके, सूक्ष्म जीवों के, या जो भी महत्व हैं उसको यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली दोस्तों जो औषधि उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का महत्व है, तो देखिए औषधि उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है कई प्रकार की औषधियां बनाने में किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए कई सारी औषधियां, जैसे प्रतिजैविक हो गया, ठीक है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा वैक्सीन या टीके हो गए, ठीक है दोस्तों, स्टीराइड, विटामिन तथा मानव प्रोटीन एवं एंजाइम, ठीक है, इसके अलावा इंटरफेरॉन आदि के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी यदि हम औषधि उद्योग में बात करें, यदि मेडिसिन के क्षेत्र में बात करें, तो सूक्ष्म जीवों का महत्व कहाँ कहाँ पे है, प्रतिजैविकों में है, ठीक है, इसके अलावा वैक्सीन या टीके में है, स्टीराइड में है, तथा विटामिन, मानव एवं प्रोटीन एंजाइम में, ठीक है, तथा इंटरफेरॉन आदि के उत्पादन में यानी आदि के बनाने में क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम प्रतिजैविक के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कि प्रतिजैविक के क्षेत्र में जो सूक्ष्म जीवों का महत्व है वो कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रतिजैविक है या एंटीबायोटिक्स जो होता है, तो देखिए यदि हम बात करें सर्वप्रथम इसके यूज की, तो देखिए जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स शब्द है, ठीक है दोस्तों, तो यह टर्म जो है सर्वप्रथम उपयोग किया गया किसके द्वारा, सेलमैन बॉक्समैन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो सेलमैन बॉक्समैन के द्वारा सबसे पहले ये शब्द उपयोग किया गया, कौन सा दोस्तों, एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक। ठीक है दोस्तों, किस सन में किया गया, तो 1942 में या 1942 में किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रतिजैविक जो होते हैं ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें एक सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी प्रतिजैविक होते हैं या एंटीबायोटिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और इनको हम सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तथा उपयोग जो है इसका अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने अथवा नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और इनको हम सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं तथा इनका उपयोग जो है तो दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने या मारने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए प्रतिजैविक जो होते हैं दोस्तों वो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया हुआ एक प्रकार का जटिल रासायनिक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न किया गया एक प्रकार का जटिल पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका, जो एक दूसरे सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है। ठीक है, और ये दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, नष्ट करता है या मारता है। ठीक है दोस्तों, इसी गुणों के कारण दोस्तों आजकल इसका उपयोग जो है औषधि में व्यापक रूप से किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके इसी गुण के कारण जो दोस्तों, ठीक है, जो हमारा प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक में दूसरे प्रतिजैविकों को, दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का जो गुण है, तो इसी गुणों के कारण ही इसका उपयोग व्यापक रूप में औषधि के क्षेत्र में किया जाता है। अब देखिए वहीं यदि हम बात करें दोस्तों सर्वप्रथम किस प्रतिजैविक का आविष्कार किया गया, तो देखिए दोस्तों जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ठीक है दोस्तों, सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने सर्वप्रथम सन 1928 में पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का आविष्कार किया। ठीक है दोस्तों, यदि बात की जाए फर्स्ट प्रतिजैविक की या एंटीबायोटिक्स की, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, ठीक है दोस्तों, कौन से एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हुआ, किसने किया दोस्तों, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया सन 1928 में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक अच्छे प्रतिजैविक के क्या गुण होने चाहिए वो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि एक अच्छे प्रतिजैविक में कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला गुण होता है वो क्या होता है दोस्तों, कि इसे ब्रांड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होना चाहिए, ब्रांड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि किसी रोगाणु के सभी प्रभेदों को नष्ट करने में क्षमता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और क्या होना चाहिए इसमें, किसी रोगाणु के सभी प्रभेदों को नष्ट करने की भी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा इसका गुण क्या है कि इसका जो है पोषक पर कोई पार्श्व प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और हमारा प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कैसा होना चाहिए कि इस पर किसी भी प्रकार का पार्श्व प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तीसरा गुण क्या है दोस्तों, कि इसे रोगाणु के प्रतिरोधी प्रभेद को नष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा एंटीबायोटिक्स है इसमें प्रतिरोधी प्रभेदों को, ठीक है, यानी प्रतिरोधी गुणों को नष्ट करने की भी क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ठीक है,
देखिए चौथा गुण क्या है इसका, कि इसे रोगाणु विशिष्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिससे शरीर के उपयोगी अन्य सूक्ष्म जीवों पर इसका कुप्रभाव ना पड़े। ठीक है दोस्तों, इसको रोगाणु विशिष्ट होना चाहिए, अर्थात किसी शरीर के उपयोगी एवं अन्य सूक्ष्म जीवों पर इसका कुप्रभाव न पड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी इसका दुरुपयोग जो है न पड़ना चाहिए इस पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4 प्रमुख गुण है। ठीक है दोस्तों, एक अच्छे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स के। ठीक है, अब वहीं यदि हम बात करें दोस्तों प्रतिजैविकों के स्रोत की। ठीक है, तो देखिए प्रतिजैविकों के स्रोत की यदि बात करें हम, तो प्रतिजैविकों का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों वो क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी बेसिकली सूक्ष्म जीवों से ही हम प्रतिजैविकों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। देखिए प्रतिजैविक जो होते हैं निम्न 3 प्रकार के सूक्ष्म जीव से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रतिजैविक जो होते हैं निम्न 3 प्रकार के सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीनों प्रकार के सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तो क्या है दोस्तों, हमारे पास बैक्टीरिया या जीवाणु। ठीक है, तो जीवाणु या बैक्टीरिया से हम क्या प्राप्त करते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखिए जो एक्टिनोबैक्टीरिया होते हैं, तो काफी मात्रा में हम एक्टिनोबैक्टीरिया से भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा देखिए कवक यानी कि फंजाई, इसके माध्यम से भी हम प्रतिजैविकों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जो जीवाणुओं से प्राप्त प्रतिजैविक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें जो प्रतिजैविक, ऐसे प्रतिजैविक जो हमको जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उनको यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो प्रतिजैविक हमको जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, तो एक साइड तो हमारा प्रतिजैविक का नाम लिखा है। ठीक है दोस्तों, यानी कौन सा प्रतिजैविक है, और उसका स्रोत यहाँ पे हमने बता रखा है कि ये किस स्रोत के माध्यम से प्राप्त होते हैं, यानी किस जीवाणु के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए पहला हमारा क्या दोस्तों, बेसोट्रोसिन। तो जो बेसोट्रोसिन जो प्रतिजैविक होता है दोस्तों, यह एंटीबायोटिक्स होता है, यह बैसिलस सबटिलिस द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी बैसिलस सबटिलिस क्या है, एक जीवाणु है। ठीक है, और किस प्रतिजैविक को उत्पन्न करता है, ये बेसोट्रोसिन को। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, दूसरा केलोमाइसिन। ठीक है दोस्तों, तो कोलोमाइसिन जो है यह किस जीवाणु से प्राप्त होता है, यह बैसिलस कोलिस्टिनस से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद तीसरा जो है दोस्तों वो क्या है, सबटिलिन। तो सबटिलिन जो होता है दोस्तों, यह बैसिलस सबटिलिन नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्या है, गैमिसिडीन। तो गैमिसिडीन जो होता है दोस्तों वो बेसिलस ब्रेसिस, ठीक है, तो बेसिलस ब्रेसिस नामक जीवाणु या बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले प्रतिजैविक कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, उनको यहाँ पे हमने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कवक से प्राप्त प्रतिजैविक देखेंगे, यानी ऐसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स जिनका स्रोत क्या है, कवक या फंजाई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एक साइड हमारा क्या है, प्रतिजैविकों का हमने नाम लिखा है, वहीं दूसरी साइड इसका स्रोत या सोर्स क्या होता है उसको यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो देखिए जो पेनिसिलिन है, सबसे पहले देखिए पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, हमने आपको बता भी चुका, ये सबसे पहला प्रतिजैविक है। ठीक है, इसकी खोज 1928 में किसने की दोस्तों, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखिए जो पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक होती है ये कहाँ से प्राप्त होती है, यह पेनिसिलियम क्राइसोजीनस नामक कवक से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यह किससे प्राप्त होती है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनियस के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, जो हमारा थर्मोफिलिन है, तो थर्मोफिलिन जो प्रतिजैविक है दोस्तों, यह लेंजाइटिस थर्मोफिला द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी जो कवक होता है लेंजाइटिस थर्मोफिला, इसके द्वारा क्या होती है, यह प्रतिजैविक हमको प्राप्त होती है। तीसरा क्या है दोस्तों, लेंजिटिन। तो लेंजिटिन जो प्रतिजैविक है दोस्तों वह लेंजाइटिस सेपियारिया के द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कवकों से प्राप्त होने वाले प्रतिजैविकों को भी हमने देख लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम प्रतिजैविकों की कुछ उपयोगिता देखते हैं। ठीक है, यानी प्रतिजैविकों का जो यूज है वो कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो प्रतिजैविकों की यूज की यदि बात करें तो देखिए मनुष्यों तथा जंतुओं में अनेक रोगों के इलाज हेतु प्रतिजैविक पदार्थ की गोली कैप्सूल के रूप में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो प्रतिजैविक है कैप्सूल जो हम लेते हैं या गोली जो लेते हैं हम, तो उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स होती है, तो उसकी मात्रा जो होती है तो गोली या कैप्सूल के रूप में हम लेते हैं। ठीक है, तथा यह अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है, और यह प्रतिजैविक जो होता है यह कई तरह की बीमारियों को क्या करता है, ठीक करता है। देखिए दूसरा क्या है दोस्तों, कि अनेक पादप रोगों जैसे लीफ स्पॉट रोग, ठीक है, पत्तियों में जो लीफ स्पॉट रोग होता है, यानी पत्तियों में क्या होते हैं, जगह जगह पर काले काले चकत्ते या किसी भी कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लीफ स्पॉट रोग कहते हैं। देखिए इसके अलावा जो आस्था रोग होता है पत्तियों में या पेड़ पौधों में,
तो जैसे रोगों का इलाज किया जाता है, ठीक है। तो आस्था रोग तथा इसके अलावा जो लीफ स्पॉट रोग है, तो इस प्रकार के रोगों का उपचार भी एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तीसरा इसका उपयोग कहाँ है दोस्तों, देखिए किण्वन में किसी अन्य सूक्ष्म जीव से पोषक माध्यम को संदूषित होने से बचाने के लिए भी प्रतिजैविक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो किण्वन में भी क्या होता है कि किसी अन्य सूक्ष्म जीवों से जो पोषक माध्यम होता है, ठीक है दोस्तों, तो पोषक माध्यम में क्या होता है कि संदूषित होने वाले जो भोजन होते हैं, तो संदूषित होने वाले को बचाने के लिए प्रतिजैविक पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो चौथा इसका उपयोग है वो क्या है दोस्तों, कि जंतु के शरीर से क्या होता है कि काटे गए खाने योग्य मांस को परिरक्षित करने के लिए, ठीक है दोस्तों, परिरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेरामाइसिन तथा आरियोमाइसिन जैसे प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए दोस्तों, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जाता है प्रतिजैविक क्या होते हैं, इसके स्रोत, इसके गुण तथा इसकी उपयोगिता भी आपको बतानी है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।